तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है कक्षा 12वीं के बच्चों का हिस्ट्री सब्जेक्ट का, तो उसका जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर आया है मेरे पास, इसका ये सॉल्यूशन वाला वीडियो होने वाला है। ठीक है, अगर अभी तक आपने मॉर्निंग शिफ्ट का जो सॉल्यूशन वाला वीडियो मैंने बनाया था तो वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। मतलब उस पर क्लिक करके आप जो है सो कि वीडियो खुल जाएगा तो आप देख सकते हैं। और ये इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल दिल थाम करके बैठ जाइए, बहुत मज़ा आने वाला है ये सॉल्यूशन करने में। ठीक है ना, तो आपको पता ही होगा जो हमारा मार्क्स वेटेज होता है, यानी मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का होता है हिस्ट्री का, और टाइम अलाउड जो किया जाता है वो 3 घंटे का किया जाता है। ठीक है, और अगर आप जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है हमारे वो पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, मैं स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ, ये रहा। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो सेक्शन ए में आ गए हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, पहला सेक्शन है हमारा यह खंड क बोल सकते हैं आप इसको। इसके अंदर बोल रहा है किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर बताऊंगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए जिस पत्थर कह सकते हैं उसका प्रयोग होता था वह पत्थर है, कौन सा पत्थर है जिसका प्रयोग करके मनके बनाया जाता था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बच्चों ये घ वाला होगा। ठीक है ना, जिसके अंदर आप बोल सकते हैं तीनों के तीनों जो पत्थरों के नाम लिख रखे हैं, इन तीनों से जो है सो कि हमारे मनके बनाए जाते थे। तो पहले का उत्तर होगा हमारा घ। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में जितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है उनकी संख्या है। आई थिंक ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सबने लिख ही दिया होगा। तो वो है हमारा क, इसका सही उत्तर होगा। 16 महाजनपदों के बारे में हमें देखने को मिलता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, क जो है सो कि इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बच्चों कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़े और बताइए कि कथन किस संदर्भ से मतलब किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है ना, किस संदर्भ में ये कथन दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों क्या बोल रहा है हमसे कथन के अंदर कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र उनके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे। ठीक है ना, तो ये कथन जो है सो कि पितृवंशिका से, जो हमारा पितृवंशिकता था समाज, ठीक है, पिता का पौत्र फिर उसका परपौत्र, इस तरह से जो हमारा समाज चलता था उससे संबंधित है, यानी पितृवंशिकता। आंसर आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे बच्चों कि पैतृक संसाधनों पर अधिकार से वंचित रखने के लिए पुत्रियों के साथ अपनाई गई नीति के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों ये ख वाला इसका सही उत्तर होगा कि पुत्रियों के लिए बहिर्विवाह पद्धति अपेक्षा जो है सो कि अपेक्षित थी। ठीक है, तो ये आपका ख जो है सो कि फोर्थ का सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, पांचवा क्वेश्चन कि निम्नलिखित चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर बताना है कि ये जो चित्र है इसके अंदर जो स्तूप का चिन्ह है वो क्या दर्शा रहा है। ठीक है ना, ये चित्र जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसको ध्यानपूर्वक देखना है और हमें बताना है कि इस चित्र के अंदर जो हमारा स्तूप है वो क्या दर्शा रहा है। तो आंसर आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। ये जो हमारा स्तूप है वो ये मतलब इस चित्र के अंदर ये चीज़ दर्शाया गया है बेसिकली कि स्तूप की पूजा, ठीक है, महापरिनिब्बाण जो है सो कि हमारा दर्शाया गया है। ठीक है ना, तो क्या दर्शाया गया है, स्तूप की पूजा महापरिनिब्बाण। ठीक है, ये आप लिख सकते थे 1 नंबर के अंदर। आगे चलते हैं बच्चों, ये दृष्टिबाड़ी थे इसको छोड़ देंगे। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथन को ठीक करके पुनः लिखिए। ये जो पूरा का पूरा कथन दिया गया है, ठीक है ना, इसको ठीक करके दोबारा से लिखना है। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट को दोबारा से लिख देते हैं कि बुद्ध और देवताओं की मूर्तियों की पूजा महायान परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे कि बौद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा महायान परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। ठीक है ना, तो ये आपको जो है सो कि इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना था, तो 1 नंबर आपको पूरे मिल जाते। आगे चलते हैं बच्चों, 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि जिसके पास सूफी खानेकाह का नियंत्रण रहता था वे थे। ठीक है ना, तो जिसके पास सूफी खानेकाह का नियंत्रण रहता था वो कौन
थे उनके बारे में हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ये ग वाला, शेख थे वो लोग, ठीक है ना, जिनके पास सूफी खानेकाह का नियंत्रण होता था। आई होप कि ये 7वां क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। 8वां प्रश्न देखिए पूछ रहा है कि दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के अनुयायियों की आपसी बातचीत को जानने व समझने की भाषा कौन सी थी, ठीक है। तो कई सारे बच्चों ने इसके अंदर जो है सो कि कंफ्यूजन में आकर के फारसी वगैरह लिख दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है बच्चों, आप अपनी बुक में देखना, उसके अंदर दे रखा है साफ साफ, वो हिंदवी भाषा है, ठीक है ना। तो जो 8वें का सही उत्तर होगा वो हिंदवी भाषा होगा, कि जो दिल्ली में चिश्ती सिलसिले थे उनके अनुयायियों की आपसी जो भाषा होती थी ना, मतलब एक दूसरे को समझने वगैरह के लिए, तो वो जो होती थी भाषा का नाम होता था हिंदवी। आई होप कि 8वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विरूपाक्ष और विट्ठल देवों में अंतर स्पष्ट करना है हमें। 1 नंबर के अंदर है तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है ना। हालांकि इसके अंदर एक्सप्लेन करने को आएंगे तो बहुत चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए 1 नंबर में क्या बताना है हमें। विरूपाक्ष के बारे में आप ये बता सकते हैं कि शिव से संबंधित हम्पी के मुख्य केंद्रों में से मतलब केंद्र में स्थित होता है, ठीक है। और विट्ठल के बारे में आप ये बता सकते हैं कि विट्ठल विष्णु से संबंधित कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा आदि में पूजे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे। आगे चलते हैं बच्चों, अगला 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्न युग्मों में से सही युग्म चुनिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 दिया गया है, चारों में से आपको सही बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा आपका अमर नायक सैनिक कमांडर, ठीक है। तो ये जो है सो कि आपका सही होगा। आगे चलते हैं, अगला है 11वां प्रश्न। देखिए 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा उठाए गए किसी एक महत्वपूर्ण कदम का उल्लेख कीजिए जिसके आधार पर उसके शासन को धर्मनिरपेक्ष कहा जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, सुलह कुल की नीति के बारे में हमें वर्णन कर देना है। इसके अंदर आप ऐसा लिख सकते हैं कि दरबार में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, ठीक है ना। तो ये सुलह कुल वाली नीति होगी, इसके बारे में आपको बता देना था। 1 नंबर आपको मिल जाता है। आंसर आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे 1 नंबर के लायक, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखिए 12वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है कि गांटीदार या मंडल कौन थे, ठीक है ना। तो कई बच्चों ने इसमें गलत किया होगा, क्वेश्चन का आंसर गलत दिया होगा। हालांकि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि गांव में जो इन्हें हवलदार कहा जाता था, कहने का मतलब ये मंडल जो थे ना, इनको हवलदार कहा जाता था गांव के अंदर, अक्सर ये देखा गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। देखिए 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, ये हमें बताना है। तो जो 1857 का विद्रोह का तात्कालिक कारण 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, तो हम ये लिख सकते हैं कि चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग आरंभ होना, ठीक है ना। ये आप लिख सकते हैं 1 नंबर के अंदर, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आगे चले तो बच्चों 14वां प्रश्न देखिए क्या पूछ रहे हैं हमसे कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनके अंदर एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको बताना है। तो ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऊपर आपको दिख रहा होगा कथन ए जो है हमारा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से नमक यात्रा का प्रारंभ किया, और कारण आर के अंदर बोल रहा है कि 26 जनवरी 1930 को पहली स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इसके अंदर हमें सही बताना है। तो जो आपका ये वाला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा आपका घ। ये 4th वाला जो है सो कि इसका सही उत्तर होगा कि कथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। तो आप ये घ वाला उत्तर इसका सही लगा देते। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15वां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे कि महात्मा गांधी ने किस अखबार की शुरुआत की थी, ठीक है ना। तो इसके अंदर मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने सही लिखा होगा। जो महात्मा गांधी जी का अखबार था, न्यूज़पेपर था, वो था आपका नवजीवन, ठीक है। ये सही उत्तर होगा इसका। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16वां प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने डैश प्रस्ताव जो है सो कि पेश किया। तो वो था आपका उद्देश्य प्रस्ताव, यहाँ पर आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका उद्देश्य प्रस्ताव। आगे चलते हैं बच्चों, अब देखिए हमारा सेक्शन ए खत्म हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी पे, जिसके अंदर स्रोत आधारित क्वेश्चन है, कह सकते हैं पैराग्राफ दे रखा है और उसका उत्तर देना है। तो ये आपका पैराग्राफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ आपको, ठीक है। आंसर करते चलते हैं। तो 17.1 में क्या पूछा है हमसे कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है कौटिल्य द्वारा रचित। अब कौटिल्य ने क्या रचा था,
अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो हमारा जो 17.1 का सही उत्तर ये ग होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं 17.2 में क्या पूछा है हमसे कि साम्राज्य के अधिकारी मिस्र के अधिकारियों की भांति ही जो कार्य करते थे वह था आपका, क्या था वो आपका 17.2 का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो क होगा आपका, ये वाला आपको लिख देना था कि नदियों की देखरेख व भूमि का मापन। ठीक है, तो 17.2 का जो सही उत्तर है वो क होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है 17.3 यानी कि, तो 17.3 में क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे कि प्रमुख नहरों के मुख्य द्वार का निरीक्षण इसलिए किया जाता था ताकि, ये इनमें से 4 स्टेटमेंट दिए गए, चारों में से एक आपको सही बताना है 17.3 में, तो उसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा आपका ख, हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो सके। तो आपको ख जो है इसका सही उत्तर बता देना था। ठीक है, यानी कि लिख देना था पेपर के अंदर। आगे चलते हैं, हमारा 17.4 जो है इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़कर ठीक विकल्प का जो है सो कि आपको चयन करना है। ठीक है, तो 17.4 के अंदर जो है सो कि ये 2 बातें यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिए। और इसका जो सही विकल्प होगा बच्चों वो होगा आपका क, 1 और दोनों ठीक है, मतलब 1 और 2 दोनों ही ठीक है। ठीक है, ये जो है आपका, ये दोनों जो दिया गया है ना बातें, ये दोनों ही ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये क होगा। आई होप कि 17वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा जो है सो कि अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, 18वां क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा 18वां क्वेश्चन। अब देखिए 18वें क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि महानवमी डिब्बा नामक निम्नलिखित, जो कह सकते हैं निम्नांकित चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है ना, तो मतलब महानवमी डिब्बा से संबंधित एक चित्र दिया गया है, उसको ध्यानपूर्वक देखना है और आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो ये रहा महानवमी डिब्बा से संबंधित चित्र और नीचे क्वेश्चन पूछे, उनके आंसर बताने हैं आपको। तो चलिए एक एक करके उनके आंसर दे देते हैं क्वेश्चंस को पढ़ के। तो पहला 18.1 की महानवमी डिब्बा का आधार माप था। अब भाई महानवमी डिब्बा का जो आधार माप था, अगर आपने पढ़ा हो, मैंने आपको बता भी रखा है वैसे, तो वो है आपका 11,000 वर्ग फुट। ठीक है, तो पहले का जो 18.1 का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ग। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18.2 में हमसे क्या पूछ रहा है, तो 18.2 में हमसे पूछा है कि महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठानों के बारे में हमें बताना है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठान है वो दशहरा भी था, दुर्गा पूजा भी था, नवरात्रि भी था। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा आपका घ, यानी कि उपरोक्त सभी आप इसका कह सकते हैं। ठीक है, तो 18.2 का जो है सही उत्तर आपका घ होगा। आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। 18.3 के अंदर हमसे क्या पूछा है कि महानवमी डिब्बा पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संदर्भ में असत्य कथन है। ठीक है, तो इनमें से जो असत्य कथन है 18.3 का आपको सही उत्तर बताना है, तो वो ये है ख वाला, कि मनोरंजन कार्य हेतु ही केवल वहाँ पर जो है सो कि हम कह सकते हैं कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाते थे, बहुत सारे कारण होते थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये ख वाला होगा। ठीक है, 18.3 का। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है 18.4 की महानवमी डिब्बा की आधारीय संरचना जिसका पदार्थ मतलब महानवमी डिब्बा की जो आधारीय संरचना था वो जिस पदार्थ की बनी हुई थी वह थी, मतलब जो उसका आधारीय संरचना था वो किससे बना हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए वो घ सही उत्तर होगा, लकड़ी से बना हुआ था बेसिकली वो। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा बेसिकली। ठीक है, तो 18.4 यानी 18वां क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। आगे चलता है अब 19वें प्रश्न की ओर। ठीक है, 19वां प्रश्न भी जो है सो कि हमारा इसी तरह से पैराग्राफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 19वें प्रश्न के बारे में हमें बताना है। यहाँ पर अगर आप पैराग्राफ को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा इसका। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं, आंसर समझते हैं। 19.1 में देखिए बच्चों क्या पूछा है हमसे कि नीचे वही 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दर्शाया गया है, तो इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है ना, कथन ए में देखिए क्या कह रहा है और कथन आर में देखिए क्या कह रहा है, दोनों में अलग अलग बातें बोल रहा है और आपको सही उत्तर इसका बताना है। तो जो है सो कि 19.1 का जो है सो कि सही उत्तर जो होगा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे वो ख होगा। ठीक है, ये जो ख वाला है ना ये सही उत्तर होगा इसका, कि कथन ए और कारण आर दोनों ठीक है और कारण आर कथन ए का
सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये ख वाला आप सही लगा देंगे। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखिए 19.2 में क्या बोला है कि लोकतंत्र में हर एक नागरिक को होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? ठीक है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो 19.2 का जो सही उत्तर होगा वो होना चाहिए निष्ठावान होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर हर नागरिक को। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। आगे चलिए 19.3 के अंदर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि लोकतंत्र में जिस तत्व का कोई भी स्थान नहीं है वो क्या है। ठीक है, तो 19.3 के अंदर जो है सो कि जो क्वेश्चन है इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा आपका ग। ठीक है ना, खंडित निष्ठा, तो ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों 19.4। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को ठीक करके हमें पुनः लिखना है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा चीज़ है, हमें बहुत सिंपल सा करेक्शन करना है। ठीक है ना, यहाँ पर आप कथन देख सकते हैं 19.4 में कि लोकतंत्र में जब कोई व्यक्ति दूसरों के हितों के परवाह नहीं करता तो लोकतंत्र का सुरक्षित होना निश्चित है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर निश्चित के आगे, ये जो निश्चित देख रहे हैं ना आप, इसके आगे हमें अ लगा देना है। ठीक है, आप आंसर स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, तो बस आपको अ लगा देना है, तो यहाँ अनिश्चित हो जाएगा। तो ये आपका 1 नंबर यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो 19.4 हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं बच्चों, अब आते हैं हमारे सेक्शन सी की तरफ। तो हमारा सेक्शन सी जो है वो देख लेते हैं। इसके अंदर 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछ रखे हैं आपसे सेक्शन सी के अंदर, तो एक एक करके सेक्शन सी को देखने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन सेक्शन सी के अंदर 20वां क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आहत सिक्कों के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया। ठीक है, इसको तर्क दे करके पुष्टि करनी है हमें इसकी। ठीक है ना, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों। ठीक है, जो हमारा 20वां क्वेश्चन है, उत्तर है इसका इस प्रकार से कि व्यापार के लिए सिक्कों के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया था। ठीक है ना, इसी के अंदर हम लोग पॉइंट वाइज ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है आपका चांदी और तांबा के आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सबसे पहले डाले गए, मतलब यहाँ पर मिले हमें, एक तरह से कह सकते हैं, और प्रयोग में आए। ठीक है ना, पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान ऐसे ही सिक्के मिले। तो पहले पॉइंट के अंदर आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट के अंदर हमें कैसे एक्सप्लेन करना है। सेकंड पॉइंट है कि सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग में, मतलब व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं। तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो इस तरह से लिख सकते हैं आप कि सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोने जो होते थे अति उत्तम हुआ करता था। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे शासकों को भी लाभ होता था। तो ये तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर। एक पॉइंट और है बच्चों जो आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, कि आहत सिक्कों पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे कि आपका राजवंशों के प्रतीक को मिलाकर के पहचान करने की कोशिश की गई, तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किए थे। ठीक है ना, तो ये कुछ 3-4 पॉइंट है बच्चों, इस तरह से आप जो है सो कि इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 21वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि विजयनगर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के लाभ और हानि के बारे में हमें बताना है। ये 3 नंबर में दिया है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बच्चों कि 8 नंबर में आएगा वाला क्वेश्चन, मैंने आपको दे भी रखा है वाला क्वेश्चन, लेकिन 3 नंबर में दिया है, कोई बात नहीं। तो इसका भी आंसर देख लीजिए बच्चों कि जो किलेबंद क्षेत्र के अंदर जो हम लोग कृषि क्षेत्र यानी जो हमारा फार्मिंग का सेक्टर है उसको रखते हैं तो उसके क्या लाभ होते हैं और उसके क्या हानि होते हैं। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये निम्नलिखित वाला लाइन लिख देना होता है। ठीक है, कि विजयनगर के किलेबंदी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के लाभ और हानि जो कि निम्नलिखित है इस प्रकार से है। ठीक है, तो पहले हम लोग लाभ की बात कर लेते हैं कि लाभ क्या क्या होता है। तो देख सकते हैं किलेबंदी कृषि क्षेत्र के लाभ। ठीक है ना, जो किलेबंदी के अंदर कृषि क्षेत्र को रखा जाता है तो उसके लाभ क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि
आपका कृषि क्षेत्र में जो कृषि क्षेत्र होता था उसमें क्षेत्रों के आसपास सामान्यतः साधारण जनता और किसान रहते थे। बागों और खेतों की रखवाली करना आसान था। ठीक है, तो एक पॉइंट ये लिख सकते हैं आप। दूसरा है कि प्रायः कृषि क्षेत्र घेराबंदी का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर जल्दी ही, ठीक है, जल्दी से जल्दी कह सकते हैं, आत्मसमर्पण हथियार डालने के लिए करना होता था। ठीक है, तो एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि मतलब प्रायः जो कृषि क्षेत्र होता था वहाँ पर घेराबंदी का एक मुख्य उद्देश्य ये भी होता था कि जो खाद्य सामग्री से वंचित कर दे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वंचित कर सके खाद्य सामग्री के लिए किसी को, तो ये हो सके। ठीक है ना, जिससे अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको 10 दिन तक खाना नहीं दिया तो वो तो बोलेगा ना भाई पैसा ले ले, मेरी दौलत ले ले, लेकिन मेरे को खाना दे दे। क्योंकि देखिए जो पैसा, दौलत, ज़मीन, जायदाद ये लेकर के पेट नहीं भरता है जितना अन्न से पेट भरता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। तो अगर किसी राज्य को मजबूर करना है तो उसे भूखा मार दो, सीधी सी बात है। तो एक ये पॉइंट लिख सकते हैं आप। अगला आप ये लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि युद्ध काल में शत्रुओं द्वारा घेराबंदी कई महीनों तक जारी रखी जाती थी। ठीक है ना, जो युद्ध काल होता था उसमें शत्रुओं के द्वारा घेराबंदी जो होता था वो कई महीनों तक जारी रखी जाती थी, यहाँ तक कि वर्षों तक चल सकती थी। ठीक है ना, यहाँ पर ये बताया गया कि यहाँ तक तो वर्षों तक ये जो घेराबंदी है वो चल सकती थी। ठीक है, आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किले बंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नागारों का भी निर्माण करवाते थे। अन्नागार मतलब ऐसे ऐसे विशाल गोडाउन टाइप का जहाँ पर अन्न रखा जाता था। ठीक है, और विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि विभाग को बचाने के लिए अधिक महंगी तथा व्यापक नीति अपनाई थी। जो विजयनगर के शासक थे उन्होंने पूरा कृषि विभाग जो था, ठीक है ना, कृषि का जो सेक्टर था उसको बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा महंगी और व्यापक नीति को अपनाया था। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं जो कृषि क्षेत्र है उसको किलेबंदी में रखने के लाभ। आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए किलेबंदी में कृषि क्षेत्र को रखने के हानियां देख लेते हैं, क्या क्या हानि होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इतने से में ही। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि हानि क्या होगा इसका। तो देखिए किलाबंद खेतीय जो होता है, मतलब यहाँ पर इस तरह से लिखा है, मैं जो कह रहा हूँ उसको समझिए कि किलाबंद जो खेती होता है योग्य भूमि को चार दीवारी के अंदर रखने से नुकसान होता है। ठीक है ना, प्रायः बाहर रहने वाले किसानों को आने जाने में द्वारपाल यानी कि जो गार्ड होता है उससे इजाज़त लेनी होती थी। ठीक है ना, और साथ ही के साथ शत्रु द्वारा घेराबंदी होने पर बाहर से कृषि के लिए आवश्यकता के अनुसार ज़रूरत पड़ने पर बीज हो गया, आपका उर्वरक हो गया, यंत्र आदि बाहर से बाज़ारों से लाना प्राय कठिन हो जाता था। तो ये कुछ किलेबंदी क्षेत्र की हानियाँ लिख सकते हैं आप। और भी चीज़ें, आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इसके अंदर भी बताया गया है कि जो है सो कि किलेबंदी जो है उसको रखने से क्या होता था कि हमें द्वारपाल से मतलब जो गार्ड होता था जिसको आप द्वारपाल कह सकते हैं, उससे बार बार इजाज़त लेना पड़ता था अंदर और बाहर जाने के लिए लोगों को। और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लाना है जैसे कि आपका खाद, उर्वरक, बीज, कीटनाशक, तो ये सब लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था किलेबंदी क्षेत्र के अंदर कृषि क्षेत्र को रखने का। समझ रहे हैं, मतलब आप समझिए कृषि क्षेत्रों को किलेबंदी में रखना मतलब क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार मैं ना ड्राइंग के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए ये खेत है, ठीक है, ये खेत है आपका, और मैं जो है ये रंग बदलता हूँ इसका, और ये देखिए ये जो है ना मैंने इसको चारों तरफ से ना क्या किया, मैंने मतलब किले बंद कर दिया। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये वाली लाइन, ये जो आयत देख पा रहे हैं आप, तो ये जो है आपका किलेबंदी है। और जो कृषि क्षेत्र है वो तो ये वाला है हमारा। ठीक है ना, तो मान लीजिए अगर किसी को कृषि करना है, अब इसकी हानि बता रहा हूँ मैं, किसी को कृषि करना है तो भाई ये एक दरवाज़ा होगा यहाँ पर, यहाँ से अंदर जाना होगा, फिर यहाँ से बाहर आना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा द्वारपाल होगा, गार्ड होगा, उससे बार बार अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, साथ ही के साथ अगर युद्धक काल में देखेंगे, मान लो युद्ध हो रहा है, ठीक है, तो उसको बाहर से कीटनाशक भी लाने हैं, ठीक है, और भी सारी चीज़ें लानी है ताकि जो वो वापस वो खेत में आए, ठीक है, वापस खेत में आकर के वो सारी चीज़ें डाल सके। ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारे दिक्कत होता था। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इस तरह से आप लिख सकते थे। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन। इसके अंदर क्या पूछ रहा है हमसे, एक बारी मैं कलर बदल लेता हूँ। ओके, ठीक है, वो पूछ रहा है हमसे इस क्वेश्चन के पेपर के अंदर कि ईस्ट इंडिया कंपनी राजस्व मांग को स्थायी रूप से निर्धारित करने
ठीक है, या कह लो करके राजस्व को नियमित करना चाहती थी। उपयुक्त कथन को इस्तेमारी बंदोबस्त को लागू करने के उद्देश्य के संदर्भ में आलोचनात्मक समीक्षा करनी है हमें, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है ना बच्चों, 22वां क्वेश्चन आपसे, इसके अंदर यही बोला है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो राजस्व यानी जो टैक्स वाला होता था व्यवस्था, उसको स्थायी रूप से निर्धारित करके राजस्व को नियमित रूप से, मतलब नियमित रूप से आपका कह सकते हैं करना चाहती थी। और उपयुक्त जो कथन है उसकी इस्तेमारी बंदोबस्त को लागू करने के संदर्भ में कह सकते हैं, ठीक है ना, आलोचनात्मक समीक्षा करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, मैंने लिख रखा है आपके लिए, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा करके पूछा है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने लिख भी रखा है आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ठीक है, देखिए कि ब्रिटिश जो आपका अधिकारी थे या फिर वो आशा करते थे कि इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने से वह सभी समस्याएं हल हो जाएंगी, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी ना वो सारी भी सॉल्व हो जाएंगी। और जो बंगाल के विजय के समय से उनकी जो समय उपस्थित कह सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, यानी कि बंगाल के विजय के बाद जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो समस्याएं आ रही थी, ठीक है ना, तो ये जब हमारा इस्तेमारी बंदोबस्त लागू हो जाएगा तो वो सारी प्रॉब्लम्स हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। यहाँ पर जो है कि मैंने आपके लिए लिख रखा है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी थी, क्योंकि बार बार अकाल पड़ते रहे थे और खेती की पैदावार घटती रही थी। पहले पॉइंट में ये बोला है कि 1770 के दशक में आते आते बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है ना एकदम चरमरा आ गई थी अकाल पड़ने के कारण। पहले वाली जो आज की अर्थव्यवस्था टेक्नोलॉजी पे आधारित होता है, पहले वाला अर्थव्यवस्था किस पे आधारित होता था? इकोनॉमी से सारा का सारा कृषि पर ही आधारित होता था। खेती अच्छी हुई तो देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, किसान की स्थिति अच्छी होगी। खेती खराब हुई तो किसान की स्थिति खराब, देश की स्थिति खराब, ठीक है ना। आज भी भारत को देखेंगे तो एक कृषि प्रधान ही देश कहा जाता है। तो दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है हमसे। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है इस क्वेश्चन के आंसर में कि यदि राज्य सरकार को राजस्व मांग स्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई तो कंपनी राजस्व की नियमित प्राप्ति की आशा कर सकती है और उद्यम या कर्ता भी अपनी जो पूंजी निवेश से एक निश्चित लाभ कमाने की उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि हमारे जो फार्मर वगैरह होते हैं ना वो एक निश्चित लाभ कमाने का उद्देश्य वगैरह रख सकते हैं। और क्योंकि राज्य अपने दावे में वृद्धि करके लाभ की राशि नहीं मिल सकेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि राज्य जो है अपना जो दावा है उसके अंदर अगर वृद्धि करेगा तो जो राशि होता है लाभ का राशि वो उसे नहीं मिल सकेगा। तो ये सेकंड पॉइंट में इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज का मैंने प्रयोग किया है यहाँ पर, इसको आप थोड़ा सा अगर अपनी भाषा में भी लिखते हैं ना तो आपको ज़रूर नंबर मिलता है। ये चीज़ दर्शाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। आखिर मैं एक टीचर के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा किताबी लैंग्वेज होना ज़रूरी है, ठीक है ना। लोकल लैंग्वेज में समझाऊँगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, समझ तो जाओगे और वही लोकल लैंग्वेज आप जा करके आंसर जो सीट है आपका बोर्ड में भी लिखोगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं इतना किताबी लैंग्वेज बता रहा हूँ ना और अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इसका अगर आपने 50 से 70% भी यूज़ किया ना इस तरह का लैंग्वेज का तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए कि इस व्यवस्था के अंतर्गत एक निश्चित राशि जो है सो कि निश्चित कर दी गई थी, ठीक है ना। ये जो व्यवस्था थी इस्तेमारी बंदोबस्त, इसके अंदर कहा गया था कि एक निश्चित राशि होगी जो फिक्स कर दी गई है कि आने वाले समय में कृषि क्षेत्र में विस्तार, फसलों की कीमतों में वृद्धि होने पर कंपनी इस विधि में अपने हिस्से का दावा नहीं कर सकती थी, इसलिए कम से कम हानि को झेलने के लिए अधिकारियों ने अधिक राशि की मांग की और जो कि इस्तेमारी बंदोबस्त की सबसे बड़ी कमी थी। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आगे चल के जो है सो कि कंपनी को लॉस ना हो। अब कंपनी ने क्या बोला कि हम एक मान लीजिए 10 रुपये फिक्स कर रहे हैं कि 10 ही रुपये आपको देना है, चाहे आपकी पैदावार 10 कुंटल की हो या 1 कुंटल की हो, चाहे आप 1 किलो अनाज उगाए या फिर 10 किलो अनाज उगाए, ठीक है। तो उसने 10 रुपया फिक्स कर दिया, लेकिन उसने क्या किया, प्राइस थोड़ा सा बढ़ा के फिक्स किया ताकि अगर किसान को हानि भी हो रहा है ना तो भी उसको प्रॉफिट हो, उसका तो कम से कम प्रॉफिट हो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड पॉइंट कह रहा है। और इसी के अंदर ये बोला गया इसीलिए ना जो हमारा इस्तेमारी बंदोबस्त था उसके अंदर एक बड़ी कमी देखने को मिली हमें। अगला पॉइंट देखिए बच्चों, जो हमारा अगला पॉइंट कह रहा है फोर्थ पॉइंट कि यह राजस्व व्यवस्था के तहत सभी क्षेत्रों से, चाहे वह बंजर हो भूमि
उपजाऊ हो, ठीक है ना, और भूमि वाले क्षेत्र थे, ठीक है ना, चाहे वो बंजर भूमि वाले क्षेत्र हो, उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्र हो, दोनों से एक समान राजस्व मांगा जाता था, ठीक है ना। ऊपर मैंने आपको बताया, तो ये एक इस्तेमारी बंदोबस्त का सबसे बड़ा कमी था। और इसके अंदर क्या देखने को मिला फिर हमें कि जिस कारण बंजर भूमि के जो रैयत होते थे यानी किसान होते थे, कभी कभी राज्य को कर नहीं दे पाते थे, ठीक है ना, जो कि इस्तेमारी बंदोबस्त की सबसे बड़ी कमी होती थी। अब जाहिर सी बात है भाई, अब अगर वो खेती हो ही नहीं रही है उसकी, तो कहाँ से कर देगा, ठीक है ना। तो एक ये भी पॉइंट आप लिख सकते थे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों मिक्सअप करके आलोचनात्मक भी कह सकते हैं और इस्तेमारी बंदोबस्त के बारे में भी कह सकते हैं। पूरा मिक्सअप करके मैंने 3-4 पॉइंट बना करके आपको समझा दिया है, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो हमारा प्रश्न है 23वां प्रश्न, ठीक है। 23वें प्रश्न जो है वो आपका 3 नंबर का है। और इस प्रश्न के अंदर हमसे पूछा है बच्चों कि किस प्रकार, ठीक है ना, धार्मिक विश्वासों से जुड़ी अफवाहों ने 1857 का जो विद्रोह था उसको भड़काने में जंगल की आग की तरह कार्य किया, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि जो 1857 का विद्रोह था उसके अंदर अफवाहों जो फैली हुई थी ना, अफवाहें जो थी उनके बारे में आपको वर्णन कर देना है 3 नंबर के अंदर। और वो अफवाहें किस प्रकार से जंगल की आग की तरह फैला 1857 का सैनिक विद्रोह के अंदर आप कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसका आंसर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, मैंने लिख रखा है आपके लिए, ठीक है। तो पहले एक छोटी सी भूमिका मैंने बनाई है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, जिससे कि थोड़ा सा ओवरव्यू भी मिल जाए जो चेक करेगा आपका कि धार्मिक विश्वासों से जुड़ी अफवाहों ने 1857 के सैनिक विद्रोह को भड़काने में जंगल की आग की तरह कार्य किया। इस कथन को निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का निम्नलिखित वाला लाइन, जिसको आप कह लीजिए, भूमिका तो नहीं कहेंगे, निम्नलिखित वाला लाइन कहेंगे, ये जरूर लिखा कीजिए, इससे टीचर पे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, जो चेक करता है आपका पेपर। तो पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं इसके अंदर कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला पॉइंट, ठीक है, कि जो आपका सुअर और गाय की चर्बी वाले जो कारतूस थे, भारत में ब्रिटेन से आई नई एनफील्ड राइफल के कारतूस जो था उसके ऊपर सुअर और गाय की चर्बी लगी थी, जिससे भारतीय लोगों के अर्थात सैनिकों के धर्म भ्रष्ट होने का खतरा था। तो एक सैनिक विद्रोह का एक ये कारण भी आप कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देख लीजिए। सेकंड में हमें क्या बोल रहा है कि आटे में मौजूद गाय और मतलब जो गाय था उसकी हड्डियों का चूरा है, ठीक है ना, जो आटा मिल रहा था बाजार के अंदर उसके अंदर गाय के हड्डियों का चूरा मिला हुआ है। एक ये भी कारण आप लिख सकते हैं कि जनता के लिए बाजार में मौजूद आटे में सुअर तथा गाय की हड्डियां जो है उसका चूरा मिला हुआ है, ठीक है ना, इसके जिसके कारण भारतीय अगर इसको खाते हैं तो उनका धर्म भ्रष्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता दूं, भारतीयों में हिंदुओं के अंदर यानी कि जो हमारे सनातनी लोग होते हैं उनके अंदर कह सकते हैं गाय को खाना धर्म भ्रष्ट होने के उस तरह देखा जाता है। अगर मान लीजिए किसी हिंदू ने गाय का मीट खा लिया तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और जो कोई मुस्लिम है उनके लिए सूअर हराम होता है, सूअर नहीं खा सकते वो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, तो ये चीज़ें उस टाइम, आज के टाइम पे भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। 2021 चल रहा है आज का टाइम, और उस टाइम पे तो सोचिए 1857 चल रहा था, तो उस टाइम पे तो कितना प्रबल रहा होगा ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो एक ये पॉइंट भी आप ये कह सकते हैं। अगला है एक ये बहुत फेमस है आपका चौकीदार जो है कि चपाती वाली घटना। अब ये बहुत फेमस है कि रात के समय क्या होता था, एक आदमी गाँव में चौकीदार जो होता था उस पर चपाती तथा 5, ठीक है ना, चपाती को बनाकर आगे के गांव में पहुंचाने के निर्देश दिए जाते थे। और इसका क्या मतलब था, इसका आज तक किसी को पता नहीं लग पाया, ये कह लीजिए पता नहीं चला है कि मतलब चपाती वाली घटना का मतलब क्या था, इसको कोई भी डिफाइन नहीं कर पाया आज तक। तो ये भी एक अफवाह कह सकते हैं आप। अगला है ये कह सकते हैं जो है कि अगला ये अफवाह फैला हुआ था कि समुद्र पर भेजना और धर्म का भ्रष्ट होना। देखिए भारतीय सैनिक जो होते थे उनका मानना था कि उन्हें समुद्र पर भेजा जाएगा तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, जो कि अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था। तो एक ये भी बहुत बड़ी अफवाह फैली हुई थी जिस कारण से सैनिक विद्रोह इतना व्यापक हमें देखने को मिल रहा अफवाहों के कारण, ठीक है। तो एक ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं बच्चों। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं और आ जाते हैं बच्चों हमारे 8-8 नंबर वाले क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन डी, ठीक है ना। और यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा बच्चों, जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था वो थोड़ा टफ था,
ठीक है। अगर मैं आपके लेवल पर आकर के बात करूं तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर टफ था। हालांकि मैंने सॉल्यूशन वीडियो तो बना दिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इवनिंग शिफ्ट का मैं कंपैरिजन कर रहा था सॉल्यूशन बनाते वक्त, तो मैंने देखा ना कि मतलब इवनिंग शिफ्ट का पेपर यानी आपका पेपर जो अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका पेपर थोड़ा सा आसान आया है उनके मुकाबले, तो आपके नंबर अच्छे आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है ना, ये चीज़ है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं। 24वां प्रश्न 8 नंबर का पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि अभिलेख क्या होता है, ठीक है, और इतिहास लेखन में अभिलेखों के महत्व व सीमाओं की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए 8 नंबर में, ठीक है ना। तो इसके अंदर आलोचनात्मक समीक्षा करनी है हमें 8 नंबर के अंदर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो समझते हैं कि अभिलेख होता क्या है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अभिलेख क्या होता है, ठीक है। तो इसको समझिए। देखिए, अभिलेख जो होता है पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्णित किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, एक कागज़ ले लीजिए, ठीक है ना, कागज़ पे आप लिख दीजिएगा तो वो कागज़ पे लिखा हुआ चीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिख दिए आप, वो पढ़ सकता है, यानी कि पाठन सामग्री हो गया आपका। तो उसी प्रकार से इसके अंदर कहा गया है कि अभिलेख जो होता है ना, वो पत्थर या फिर धातु, दोनों, पत्थर पर भी लिखा जा सकता है या धातु पर भी लिखा जा सकता है, अपेक्षाकृत कठोर सतह पर लिखा जाता है ये, ठीक है ना। और ये उत्कीर्णित होता है, उस पर छपा हुआ होता है, ये एक पाठन सामग्री होता है जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये होता है आपका अभिलेख। अब आगे चलते हैं, अभिलेखों के महत्व के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि अभिलेखों का महत्व क्या है बच्चों। तो पॉइंट वाइज बना रखा है मैंने आपके लिए, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला देखिए, प्राचीन काल से इसका उपयोग हो रहा है और शासन किसके द्वारा अपने आदेश को जो है सो कि शासन जो है किसके द्वारा अपने आदेश को इस तरह उत्तीर्ण करवाते थे, ठीक है ना। यहाँ शासन लिखा है, यहाँ शासक होगा, ठीक है ना। उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके एवं पढ़ सके और पालन कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि प्राचीन काल से इसका उपयोग हो रहा है। जो शासक होता था वो इसके द्वारा क्या करते थे, अपने आदेशों, जो उनका आदेश होता था उनको उत्कीर्ण करवाते थे, छपवाते थे, ठीक है ना, ताकि लोग इनको देख करके पढ़ सके और उसका पालन कर सके। जैसे आज के टाइम पे गाइडलाइंस कैसे आ जाती है, CBSE ने दिया गाइडलाइंस, ये देखिए, ये रहा PDF। CBSE गाइडलाइन कैसे देता है, कंप्यूटर में टाइप करवा देता है और आपके पास गाइडलाइन आ जाता है, वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आज का डिजिटल ज़माना है। उस टाइम पे वो ये थोड़ी ना था कि वो लोग कंप्यूटर था उनके पास, तो उनके पास क्या था, अभिलेख लिखने का तरीका था। तो वो लोग अपने जो भी आदेश होता था वो अभिलेखों के माध्यम से लिखवाते थे और वो लोग पढ़ पाते थे, उसको समझ पाते थे, उसका पालन कर पाते थे, ठीक है। तो एक पॉइंट आप ये कह सकते हैं अभिलेखों की महत्व की अगर हम लोग बात करें। तो अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं बच्चों। अगला पॉइंट ये है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और इससे हमें प्राचीन सभ्यता, संस्कृत, रीति रिवाज, परंपरा, खान पान के बारे में जानकारी मिलती है। अंततः इतिहास लेखन में अभिलेखों का स्थान महत्वपूर्ण है। तो एक ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से एक उदाहरण के बारे में यहाँ पर बता रखा है, आप देखिए इसको थोड़ा ध्यान से, मैं इसको ना इस तरह से अंडरलाइन कर देता हूँ, अब समझते हैं इसको। देखिए, अशोक शासक ने अपने समय पर बहुत से अभिलेख लिखवाए जिन पर युद्ध के बारे में, अपनी जनता को संदेश देने के बारे में, जनता से संबंधित बातें आदि, जिनका लोगों के द्वारा अध्ययन का पालन किया जाता था, ठीक है। तो ये भी बातें आप लिख सकते हैं इसके अंदर। और अब आगे चलते हैं बच्चों, अब अभिलेखों की सीमाएं देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हमने देखिए क्या क्या बता दिया मैंने आपको, अभिलेख क्या होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि अभिलेख होते क्या हैं, और उसके बाद अभिलेखों का महत्व बता दिया मैंने आपको बच्चों। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं अभिलेख जो होते हैं ना उनकी सीमाएँ क्या होती है, अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएँ क्या होती है। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं बच्चों की लिपि जो होता था, लिपि पढ़ने में कठिनाई का आना। देखिए, उन्हें अभिलेखों की जो लिपियाँ होगा या नीतियाँ नहीं होगा, लिपियों को पढ़ने में कठिनाई आती थी, क्योंकि जिन युगों के वे अभिलेख होते थे उनके समकालीन अभिलेख पर कहीं भी उस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ होता था। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर दिए गए लेखों को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, लिपि पढ़ने में कठिनाई आना। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं बच्चों कि अर्थ निकालने में कठिनाई आना, ठीक है ना, अर्थ जो निकालना होता है उसमें कठिनाई आना, ये पॉइंट लिख सकते हैं। कि कुछ अभिलेखों में एक ही राजा के लिए अलग अलग नामों, उपाधियों अथवा सम्मानजनक प्रतीकों और संबोधों
संबोधनों का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए अभिलेख शास्त्री को उन्हें पढ़ने और उनका अर्थ निकालने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो एक ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं बच्चों। और इसके आगे देखिए बच्चों, ये थर्ड पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, तीसरा वाला, कि भाषाओं में विभिन्नताएं देखने को मिलती है। कई बार एक ही शासक या उनके वंश से संबंधित अन्य क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों के देशों में आप कह सकते हैं बच्चों, मिलने वाले अभिलेखों में लगभग एक ही युग में अलग अलग भाषाओं और लिपियों का प्रयोग हुआ है। फलस्वरूप अभिलेख जो साक्ष्य होते हैं, ठीक है, यहाँ साथ ही लिखा है, अभिलेख साक्ष्यों को इन्हें पढ़ने में मतलब कह सकते हैं हमारे पुरातत्वविद जो होते हैं, ठीक है, या अभिलेख शास्त्री जो होते हैं, यहाँ कह सकते हैं अभिलेख शास्त्री होगा, उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जो अभिलेख होता है आपका। ठीक है, तो एक ये आप लिख देंगे अभिलेख साक्ष्यों की सीमा में। आगे चलते हैं, अगला एक आप ये भी लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि समकालीन से तुलना करना असंभव होता है। प्रायः अभिलेखों में प्रयुक्त जो वाक्य होते हैं उनमें अर्थ को समझने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और अभिलेख शास्त्री कुछ अभिलेखों पर अंकित लिपि को पढ़ने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनके समकालीन अभिलेखों पर कहीं भी उस अभिलेख का उल्लेख नहीं मिलता है। दो भाषाओं के समानांतर प्रयोग के अभाव में अभिलेख शास्त्री असहाय हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये फोर्थ पॉइंट भी लिख सकते हैं कि मतलब अभिलेख के अंदर जो हो सकता है ना, आप तुलना करना बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम का और आज का, क्योंकि अभिलेखों के अंदर देखा गया है ना ज़्यादातर कि लिपि वगैरह जो है ना उनको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। आप हड़प्पा सभ्यता का उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर था बच्चों। आई होप कि ये क्वेश्चन का आंसर समझ में होंगे। देखिए क्वेश्चन को आंसर को जो है सो कि काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने कि अभिलेख क्या होता था, अभिलेखों का महत्व क्या होता था, ठीक है, साथ ही साथ अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएँ क्या होती थी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों। इसी क्वेश्चन के अथवा में बच्चों हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 8 नंबर के अंदर कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों के उदय और नगरीय जनसंख्या कीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए एक बारी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों के उदय, यहाँ तक पहला हो गया आपका, और नगरीय जनसंख्या कीजिए, 8 नंबर में दे दिया आपका। ठीक है ना, क्वेश्चन पूरा ठीक से बनाया है या नहीं बनाया है इस चीज़ पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत सोच समझ के दिया है क्वेश्चन बनाने वाले ने कि ना बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि अब इसके अंदर आंसर दूं क्या। थोड़ा बहुत बना के लिख देंगे, नो डाउट 3-4 नंबर लाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पूरा 8 में से 8 लाना कई बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सो कि डायरेक्ट मैं आपको बुक में दिखाता हूँ। ये देखिए बच्चों, बच्चों मैंने डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी का बुक जो है वो खोला है और उसका चैप्टर 2 जो है राजा किसान और नगर वाला, वो वाला निकाला है। चैप्टर 2 का पेज नंबर एनसीईआरटी का बता रहा हूँ 42-43, 42-43 पेज नंबर के अंदर आएंगे आप, तो 42 वाले पेज पे आपको ये देखने को मिलेगा एक टॉपिक, नगर एवं व्यापार। तो इसके अंदर आपको एक 6.1 में देखने को मिलेगा कि नए नगर, सब हेडिंग देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ से वो क्वेश्चन बना था। यहाँ से देखिए कि आइए उन नगरों की बात करें जिनका विकास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है ना, उपमहाद्वीपों के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। यहाँ से आपका वो क्वेश्चन बनाया था। अब देखिए इनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि इनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानी थे। जो नगर थे आपके, प्रायः सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे हुए थे। ठीक है ना, और पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे हुए थे। ठीक है ना, और उज्जैनीय जैसे अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे थे। और इसके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तट पर थे, जहाँ से समुद्री मार्ग जो है सो कि प्रारंभ हुए। मथुरा जैसे अनेक शहर व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लिख सकते थे। उसके बाद यहाँ पर एक ने हमसे पूछा था कि नगरीय जनसंख्या के बारे में बताइए, तो नगरीय जनसंख्या 6.2 है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, और पाटलिपुत्र का इतिहास अगर आप पढ़ना चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। नगरीय जनसंख्या के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा का पूरा बता रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप डायरेक्ट अपना किताब उठाइएगा, उसके अंदर आपको ये पूरा का पूरा मिल जाएगा जो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, और आप वहाँ से जा कर के पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा। देख रहे हैं, पूरा का पूरा दे रखा है,
इसी में से क्वेश्चन बनाया बच्चों, इसलिए मैंने डायरेक्ट बुक ही खोल दिया आपके लिए कि ये देखो, ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन उठा दिया उसने। ठीक है, तो ये था। आई होप कि आपको यहाँ भी जो बताया मैंने समझ में आया होगा। ठीक है ना। एनसीईआरटी का पेज नंबर 42 और 43 जो है आपका 42 और 43 जो पेज नंबर है उस पर ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, आप अगला प्रश्न देख लेते हैं। बच्चों अगला प्रश्न देख लेते हैं अब हम 25वां प्रश्न। यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया। 24वें प्रश्न में अभिलेख क्या होता है इसके बारे में बता दिया। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों के उदय और नगरीय जनसंख्या के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसका आंसर देखना है आपको। ठीक है, और कुछ हद तक बता भी दिया आंसर के बारे में। आगे चलते हैं, 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे कि पांडुलिपियों को एक बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता था। इस कथन के संदर्भ में पांडुलिपियां जो होती थी उनको तैयार करने की मुगल कालीन प्रक्रियाओं का वर्णन करना है। 8 नंबर एकदम हंसते हंसते दे रहा है आपको कि ये लो, बांट रहा है 8 नंबर आपके लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर 8 नंबर लाना मैं कह सकता हूँ बच्चों का खेल है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ठीक है, 25वें क्वेश्चन का मैंने लिख रखा है आपके लिए। ठीक है, कि पांडुलिपियों को एक बहुमूल्य वस्तु, संपदा और सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता था। ठीक है ना, और मुगल कालीन पांडुलिपियाँ तैयार करने की प्रक्रिया निम्नलिखित थी। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। देखिए, पांडुलिपियों तैयार करने की जो प्रक्रिया होती थी ना, वो एक लंबी प्रक्रिया होती थी और इस प्रक्रिया में कई लोग होते थे। ठीक है ना, जो कि अलग अलग कामों से निपुण होते थे, जिनका अलग अलग स्किल आता था। ठीक है ना, जैसे आज आपके पास जो इस फ़ोन से आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, तो वो फ़ोन किसी एक व्यक्ति ने थोड़ी ना बनाया होगा। कैमरा किसी और देश ने बनाया होगा, प्रोसेसर किसी और देश ने बनाया होगा, बैटरी किसी और देश ने बनाया होगा, डिस्प्ले किसी और देश ने बनाया होगा। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर हमारा इंडिया से ले गए होंगे, क्या पता। ठीक है ना, तो ये चीज़ होता है। तो उस टाइम पे जो पांडुलिपि बनता था ना, उसका भी प्रोसेस अलग अलग होता था। ठीक है ना, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा बनाया जाता था मुगल काल में। तो एक एक करके समझते हैं उन व्यक्तियों के बारे में। ठीक है, पहले होते थे हमारे लेखक लोग। ठीक है, लेखक कौन होते थे? किसी भी पांडुलिपि की रचना में सबसे महत्वपूर्ण उसकी पांडुलिपि को रचने वाला लेखक या कवि होता था। यह मुगल बादशाह द्वारा इतिवृत्त लिखवाने हेतु रखा जाता था और मुगल बादशाह लेखकों को बहुत सम्मान देते थे। जो लेखक होता था ना, उनको बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे, क्योंकि वो मुगल बादशाहों के बारे में लिखता था। तो पहला ये लिख सकते थे आप। दूसरा आप लिख सकते थे कागज़ बनाने वाले। कागज़ बनाने वाले के बारे में आप क्या लिख सकते थे कि किसी भी पांडुलिपि के लिए सबसे महत्वपूर्ण था कागज़। कागज़ के पन्ने तैयार किए जाते थे जिस पर सुलेख किया जाता था। तो दूसरा आप लिख सकते थे कागज़ बनाने वाले। तीसरे आप लिख सकते थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुलेखक। अब भाई लेखक ने तो लिख दिया, अब लेखक की राइटिंग थोड़ी ना अच्छी होगी, वो तो जैसा मन वैसा लिख देगा। ठीक है, तो तीसरे कैटेगरी में आते थे सुलेखक। सुलेखक को जो कह सकते हैं उनका कार्य होता था पन्नों पर सुंदर अक्षरों में विषय वस्तु की नकल तैयार करना होता था, और जिससे कि कृति या रचना कह लीजिए वो स्पष्ट दिखे। ठीक है ना, और सुलेखकों उस भाग को भी जिस भाग पर में विषय अथवा घटनाओं का चित्रण रूप में दिखाना होता था वह स्थान खाली छोड़ देते थे। कहने का मतलब यह है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने पेज जूम कर लिया। अब मान लीजिए ये जो है ये हमारा एक पेज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये एक पेज है हमारा। ठीक है ना, यहाँ पर सुलेखक ने क्या किया कि इतने जो है सो कि इतने दूरी में बहुत सारा चीज़ लिखा। ठीक है ना, इतने दूरी में बहुत सारा चीज़ लिखा और ये जो भाग है ना हमारा, इसको खाली छोड़ दिया। ठीक है ना, तो ये भाग खाली छोड़ा, इसमें क्यों खाली छोड़ा इसको सुलेखक ने? यहाँ पर हो सकता है कोई चित्रकारी करे अपना। ठीक है ना, तो इसीलिए जो गोला गोला दिखा रहा हूँ, क्या पता ऐसे कोई चित्र बनाए। ठीक है ना, तो ऐसे होता था उस टाइम पे। इन भागों को जो है सो कि खाली, कुछ भागों को खाली छोड़ देता था सुलेखक जब लिखता था पांडुलिपि। तो ठीक है, तो सुलेखक समझ के क्या होता था, सुलेखक का काम होता था, लेखक उसको लिख करके दे दिया रफली, और वो उसको अच्छे से लिख रहा है। ठीक है ना, अच्छी राइटिंग में। आगे चलते हैं, अगला जो व्यक्ति आता था वो आता था हमारा चित्रकार। अब चित्रकार क्या होता था, किसी भी पांडुलिपि में चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे। किसी भी घटना का वर्णन अगर दृश्य रूप में करना है, ठीक है, तो वह सजीव लगता है। अगर मतलब कोई भी घटना है उसका वर्णन अगर आप चित्रों के माध्यम से करेंगे तो लगेगा जिंदा है ये चीज़। ठीक है ना, तो लेखक जो होता था पांडुलिपियों की नकल करते हुए क्या करता था कि वहाँ पर एक खाली स्थान छोड़ देता था। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ खाली पेजों को छोड़ देता था और उन खाली पृष्ठों पर चित्रकार क्या करता था, उसी विषय से संबंधित सुंदर चित्रों को बनाता था। तो एक चित्रकार आ गया हमारा पांडुलिपि बनाने वाले में। दूसरा आ जाता है हमारा, मतलब आगे आ जाता है हमारा कोप्तकार। अब कोप्तकार कौन होता है हमारा?
कोप्तकार जब सुलेखकों को द्वारा पांडुलिपियों की सुंदर नकल कर दी जाती थी तो उसके बाद कोप्तकार पन्नों को चमकाने का कार्य करते थे। सरकंडी के डंडे से जो है सो कि उस टाइम पे इंक में डुबा डुबा करके पांडुलिपि लिखा जाता था, थोड़ा गंदा हो जाता था इस तरह से, तो पन्ने वगैरह होते थे उनको चमकाने का काम करता था कोप्तकार। उसके बाद आते थे हमारे जिल्दसाज, इसको कह सकते हैं लास्ट पड़ाव कह सकते हैं पांडुलिपि लिखने का। जिल्दसाज का क्या काम होता था? जिल्दसाज लिखी हुई पांडुलिपियों के पन्ने को एक साथ एकत्रित करके अलंकृत यानी इकट्ठा करता था और उनका आवरण बैठाता था, लाइन वाइज सीरियल वाइज बैठाता था। और यह पांडुलिपि जो होती थी रचना प्रक्रिया का अंतिम चरण होता था। पांडुलिपियों की जो रचना होती थी ना उस प्रक्रिया का अंतिम चरण इसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा पांडुलिपि बन गया। आप थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आप निष्कर्ष लिखना चाहते तो इस तरह से भी निष्कर्ष लिख सकते थे, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं। देखिए निष्कर्ष में क्या कह रहा है बच्चों, एक मिनट, ओके ठीक है। तो देखिए निष्कर्ष के अंदर ये बताया गया है कि अंततः यह कहा जा सकता था कि पांडुलिपियों की रचना मुगल दरबार में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, ठीक है ना। इस कार्य को करने के लिए कई सारे व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती थी और सभी के अलग अलग काम होते थे, जैसे कि लेखक कागज़ तैयार करने वाला होता था, चित्रकार चित्रकारी करता था, ठीक है ना। ये सब मिला जुला के काम करते थे और इनके मिला जुला करके काम करने के बाद ही हमारा पांडुलिपि तैयार होता था। यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका पांडुलिपि बनाने का पूरा प्रोसेस और मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको ये जो है सो कि पांडुलिपि कैसे बनता था, ठीक है ना, क्या क्या प्रक्रियाएं होती थी उस टाइम पे, तो वो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं अब हम बच्चों। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला जो है सो कि इसी 25वें क्वेश्चन में अथवा करके पूछ रखा है आपसे और ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य में शाही परिवारों की स्त्रियां द्वारा निभाई गई भूमिका की व्याख्या करनी है हमें, ठीक है ना। शाही परिवार की जो स्त्रियां होती थी ना उनके द्वारा क्या भूमिका निभाई जाती थी उनकी व्याख्या करनी है। 8 नंबर के क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। तो इसका भी आंसर देख लीजिए बच्चों। तो इसका आंसर देख लीजिए बच्चों, मैंने पॉइंट वाइज लिख रखा है आपके लिए, ठीक है ना। इसको आप थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो आपको 8 नंबर मिल जाएगा। पहला है कि मुगल परिवार में शाही परिवारों से आने वाली स्त्रियों, बेगमों और अगहों में अंतर रखा जाता था, ठीक है। तो एक ये पॉइंट आप लिख सकते थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते थे कि पत्नियां और अनेक महिलाएं साधारण से साधारण और बुद्धिमत्ता वाली कार्यों का संचालन करती थी, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते थे कि नूरजहां के बाद मुगल रानियों ने और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो जो नूरजहाँ के बाद देखा गया कि रानियाँ जो होती थी ना और राजकुमारियाँ जो होती थी यानी वित्त से संबंधित, पैसे से संबंधित जो चीज़ें होती थी उस पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। आगे चलिए अगला देख सकते हैं आप, जहाँ आरा और रोशन आरा जैसी शाही महिलाएं को मनसबदार जितनी जो है सो कि वार्षिक आय के सेवा के रूप में दी जाती थी। जो रोशन आरा थी और शाही महिलाएं जो होती थी जहाँ आरा जैसी, ठीक है, तो जो मनसबदारों को जितना पैसा मिलता था ना वार्षिक रूप से जो सैलरी मिलती थी उनकी, एनुअल इनकम जिसको आप कह सकते हैं, एनुअल सैलरी, ठीक है ना, तो उतना ही सैलरी जो है सो कि हम यहाँ पर ये देखा गया कि मुगलों में शाही महिलाओं को दिया जाता था, जैसे कि रोशन आरा और शाहजहाँ आरा, ठीक है, जहाँ आरा सॉरी, ठीक है। तो एक ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। अगला पॉइंट ये भी कह सकते हैं आप कि जहाँ आरा को सूरत के बंदरगाह से राजस्व प्राप्त होता था। जहाँ आरा जो थी ना उसको सूरत का जो बंदरगाह था ना उससे टैक्स मिलता था, राजस्व मिलता था। एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि जहाँ आरा के द्वारा चांदनी चौक जो है सो कि जैसे शहरों की रूपरेखा तैयार की गई थी। जहाँ आरा जो थी ना उनके द्वारा जो है चांदनी चौक जो है ऐसे जगहों की रूपरेखा जो है पूरी मैपिंग तैयार की गई थी। एक लास्ट पॉइंट ये है कि संसाधनों पर नियंत्रण ने मुगल परिवार की स्त्रियों को महत्वपूर्ण इमारतों एवं बागों के निर्माण का अधिकार दिया था, ठीक है ना। बागो है यहाँ पर, ये बागो लिखा हुआ है, यहाँ पर बाग आएगा, ठीक है ना। तो संसाधनों पर नियंत्रण जब मिल गया मुगल परिवार की स्त्रियों को तो वो लोग इमारत बनवा सकती थी, ठीक है ना। अभी आपने एग्जाम्पल देखा पूरा का पूरा चांदनी चौक का जो है सो कि रूपरेखा तैयार किया गया था मुगल परिवार में शाही स्त्रियों के द्वारा। और यहाँ पर ये बताया गया है कि जब संसाधन का पूरा कंट्रोल आ गया उनके पास, मुगल परिवार में स्त्रियों के पास, तो उन्होंने इमारत हो गया, आपका बाग हो गया, इन सब का निर्माण जो है सो कि करवाने लग गई, ठीक है। तो ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 7 मैंने पॉइंट बता दिए हैं। इसके अंदर आप अगर इस 7 पॉइंट को भी अगर आप एक्सप्लेन करके लिख देते ना तो आपको 8 नंबर पूरे मिल जाते, ठीक है ना। वैसे 1-2 पॉइंट और भी बना सकते हैं भूमिका और निष्कर्ष के साथ, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला है हमारा 26वां प्रश्न। 26वें प्रश्न के अंदर क्या पूछा है
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आदिवासियों के हितों से संबंधित समस्याओं के बारे में संविधान सभा में हुई चर्चाओं का विश्लेषण कीजिए। 8 नंबर के क्वेश्चन में, तो इसको देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों 26वें क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। इसको मैं एक बारी अंडरलाइन कर देता हूँ इस तरह से। ओके, अब देखिए इसको समझिए। 26वें क्वेश्चन का आंसर है ये कि संविधान सभा, ठीक है ना, जो संविधान सभा थे में उसमें आदिवासियों के पक्ष में 2 आवाज़ें उठी थी। एक थी आपकी एनजी रंगा की और दूसरी थी आपकी जयपाल सिंह की, ठीक है ना। और इनके विचारों को निम्नलिखित कथनों से समझा जा सकता है, ठीक है। तो नीचे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, एक एक करके समझते हैं। पहले हम लोग एनजी रंगा के बारे में जो है सो कि देख लेते हैं। एनजी रंगा ने क्या बोला था आदिवासियों के लिए, ठीक है। तो एक एक पॉइंट वाइज समझेंगे हम लोग। पहला पॉइंट देखिए कि उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए किसान आंदोलन के नेता और समाजवादी विचारों वाले एनजी रंगा ने आह्वान किया कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए और रंग की नज़र से, मतलब रंगा की नज़र से असली अल्पसंख्यक गरीब और दुबले कुचले लोग हैं, ठीक है ना। इनके अनुसार असली अल्पसंख्यक कौन है? गरीब और दुबले, जो कह सकते हैं दबे कुचले लोग, दुबले मैंने बोल दिया, दबे कुचले लोग जो है ना वो असली में हमारे अल्पसंख्यक है। आगे चलिए अगला पॉइंट देखिए, एनजी रंगा ने क्या बोला कि उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि किस संविधान में प्रत्येक, ठीक है, व्यक्ति को कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं, मगर उन्होंने इसकी सीमाओं को भी चिन्हित किया। उन्होंने बोला कि संविधान में सबको अधिकार तो मिल रहा है कानूनी, लेकिन इसकी सीमाएं भी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखिए। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते थे आप कि उन्होंने कहा, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या कहा ये देखिए, उन्होंने कहा कि जब तक संविधान सम्मत, ठीक है ना, आप कह सकते हैं अधिकारियों को लागू करने का प्रभाव इंतजाम नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, प्रभावित रूप से इंतजाम नहीं किया जाएगा, तब तक गरीबों के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि अब उनके पास जीने का पूर्ण जो है कि रोजगार का अधिकार आ गया है। जीने का अधिकार, रोजगार का अधिकार, पूरा अधिकार आ गया है, ठीक है। तो एक ये भी बात कही थी उन्होंने, और भी बताया था उन्होंने कि या अब वे सभा कर सकें या फिर सम्मेलन कर पाएँ, ठीक है ना, संगठन बना सकते हैं, उनके पास अन्य नागरिक स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है ना, ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, ठीक है ना। तो एक और पॉइंट है, फोर्थ में क्या बोला उन्होंने कि यह जरूरी था कि ऐसे परिस्थितियां बनाई जाए जहां संविधान द्वारा किए गए अधिकारों का जनता प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सके। रंगा ने कहा कि उन्हें शहरों की ज़रूरत है, उन्हें कह सकते हैं जो शहरों लिखा है यहाँ पर, सहारों की ज़रूरत है। रंगा ने बोला कि मेरे को सहारे की ज़रूरत है और उन्हें एक सीढ़ी चाहिए, ठीक है ना, ये भी बात उन्होंने कहा था। तो ये भी चीज़ आप लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो था एनजी रंगा का। अब जयपाल सिंह की, यानी जो दूसरी आवाज़ जो हमारी उठी थी आदिवासियों को लेकर के, उन्होंने क्या बोला था उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बच्चों। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब पढ़ते हैं इसको। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए जयपाल सिंह ने कहा था कि एक आदिवासी होने के नाते मुझे यह उम्मीद नहीं की जाती कि मैं इस प्रस्ताव की पेचीदगियों को समझाऊंगा, ठीक है ना, मतलब समझता होऊंगा, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। और आगे उन्होंने और भी कई सारी बातें कह सकते हैं बोला है कि लेकिन मेरे सहज विवेक कहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति को मुक्ति के उस राह पर चलना चाहिए और मिलकर लड़ना चाहिए। एक ये पॉइंट लिख सकते थे आप। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते थे, उन्होंने कहा कि महोदय, अगर भारतीय जनता में ऐसा कोई समुदाय है जिसके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया तो वह मेरा समुदाय है। मेरे लोगों को पिछले 6000 सालों से अपमानित किया जा रहा है और उपेक्षित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे जो है सो कि जयपाल सिंह जी ने बोला था। आगे देखिए, अगला और कुछ बातें बोली थी उन्होंने कि मेरे समाज का पूरा इतिहास भारत के गैर मूल निवासियों के हाथों लगातार शोषित कह सकते हैं और छीना झपटी वाला इतिहास रहा है, जिसके बीच में मैं जब तक विद्रोह और अर्थव्यवस्था भी फैली है, ठीक है ना, अव्यवस्था यहाँ पर आप कह सकते हैं, ये चीज़ें भी फैली है। तो ये बोला। और सिंह ने ये भी कहा कि आदिवासियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जो कबीलों की संख्या है उसको दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है वो, लेकिन उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है, उन्हें वहाँ से बेदखल कर दिया गया। एक ये भी बात कहा उन्होंने, ठीक है ना। साथ ही साथ उन्होंने कहा
कि जहाँ वे रहते थे उनके वहाँ के जंगलों को चारों ओर से गांव से वंचित रख कर दिया गया और उन्हें नए घरों की तलाश में भागने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें आदिवासी पिछड़े मानते हुए उन्हें समाज में तुच्छ की नज़र से, तुच्छता यानी खराब नज़र से देखा गया। जैसे चांडालों के बारे में पढ़ाया था हमने, चांडालों कितनी तुच्छ नज़र से देखा जाता था, तो ये चीज़ें इनमें भी देखने को मिली। उन्होंने, जयपाल सिंह जी ने और ये भी कहा कि पृथक निर्वाचिका के हक में मैं नहीं हूँ, लेकिन उनको भी यह लगता था कि विधायिका में आदिवासियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस तरह औरों को आदिवासियों की आवाज़ सुनने और उनके पास आने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। ठीक है, तो एक ये भी बात उन्होंने कहा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। आगे देखिए, अगला है संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से भी प्रभावित होती थी। ठीक है ना, ये बातें बताई गई हैं यहाँ पर। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। आई होप कि वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, इसी 26वें के अथवा में पूछ रहा है हमसे कि संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से प्रभावित होती थी। इस कथन को सोदाहरण यानी उदाहरण के साथ हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, लिखा हुआ है कि संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से प्रभावित होती थी। ठीक है ना, अब एक एक करके इनको समझते हैं बच्चों। देखिए, जब संविधान सभा में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलीलें अखबारों में छपती थी एक तरह से, और तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। इस तरह प्रेस में होने वाली इस आलोचना और जवाबी आलोचना से किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति या असहमति का गहरा असर पड़ता था। एक ये पॉइंट आप कह सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला देखिए कि सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते हैं। कई भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा की मांग करते थे। ठीक है, एक ये भी पॉइंट कह सकते हैं। अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित सुरक्षित करवाना चाहते थे और दलित जाति शोषण के अंत की मांग करते हुए सरकारी संस्थाओं में आरक्षण चाहते थे। जो दलित जाति थे वो अपना शोषण खत्म करने के लिए आरक्षण मांग रहे थे। ठीक है, अगला यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि सभा में सांस्कृतिक अधिकारियों एवं सामाजिक न्याय के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चल रहे सार्वजनिक चर्चाओं पर बहस हुई और कई निर्णायक मुद्दों पर उनके मतभेद हो सकते थे। कई कांग्रेसी समाजवाद से प्रेरित थे तो कई अन्य जमींदारी के हिमायती थे। कुछ सांप्रदायिक दलों के करीब थे लेकिन कई पक्के धर्मनिरपेक्ष थे। तो ये सारी बातें थी बच्चों, ये आपको लिखना था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से कैसे प्रभावित थी। मैंने आपको पूरा बता दिया। ठीक है, अगर अभी समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 26वां क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन ई पर। ठीक है, ये हमारा जो है कि स्रोत आधारित क्वेश्चन है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, जिसके अंदर आपको पैरा दिया गया है, उसमें से पढ़ के आपको उत्तर देना है। तो ये पैराग्राफ अगर आप पढ़ना चाहें तो ये आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, मैं पैरा नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट आपको मैं आंसर बताऊंगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। आपका 27.1 जो है इसको देख लेते हैं। क्या पूछ रहे हैं हमसे कि मोहनजोदड़ो से किस प्रकार की चक्कियाँ जो है सो कि बड़ी संख्या में मिली हैं, इसको देख लेते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा बच्चों 27.1 का, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, वो होगा अवतल चक्कियाँ। ठीक है ना, ये प्राप्त हुए हैं हमें। ठीक है, और आगे चलिए बच्चों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बनेगा वो ये बनेगा। क्वेश्चन भी एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन है हमारा 27.2 वाला कि चक्कियाँ कौन कौन से पत्थर से निर्मित होती थी, और 27.3 में पूछा है यहाँ पर हमारा कि पुरातत्वविद किस प्रकार अपनी खोजों का वर्गीकरण करते हैं, संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है आपके। इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। तो जो आपके पत्थर थे बच्चों वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूलत, ठीक है, कठोर,
और कंकरीले, अग्नि तथा बलुआ पत्थर से निर्मित होते थे। तो 27.2 का आंसर ये है। और 27.3 का आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब जो चीज़ें मिली हैं उनके बारे में बता रहा है कि पहले है आपका प्रयुक्त पदार्थ, ठीक है, जिसके अंदर प्रयुक्त पदार्थ जैसे कि आपका पत्थर से मिट्टी, धातु, अस्थियाँ, हाथी के दांत संबंध में होते हैं। दूसरे और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। पुरातत्वविदों को भी यह तय करना पड़ता है, ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं, ठीक है। अगला ये है कि पूरा वस्तु की उपयोगिता के बारे में बता रखा है कि किसी भी पूरा वस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं की उनकी समानता पर आधारित होता है, ठीक है, तो एक ये बता सकते हैं आप। उसी के साथ साथ यहाँ पर वही है कि होती है। और मन के चक्कियाँ, पत्थर के फलक तथा पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण है, ठीक है ना। साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि संदर्भ का परीक्षण बता सकते हैं आप, ये सब हेडिंग बन जाएगा। इसमें क्या बोल सकते हैं कि पुरातत्वविद किसी भी पूरा वस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं जिसमें वह मिली भी है। क्या वे घर में मिली है, क्या वे नाले में मिली है, कब्र में मिली है, ठीक है ना, या फिर भट्टी में मिली है। तो उन सब चीज़ों पर जो है सो कि ध्यान दे करके जो पुरातत्वविद है वो सारा चीज़ जो है सो कि निष्कर्ष निकालते हैं आपका। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 28वां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे। तो जो आपका 28वां प्रश्न है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 28वां प्रश्न भी है सो कि बच्चों आपका स्रोत आधारित ही एक तरह से कह सकते हैं। ये भी मतलब वही पैराग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ को पढ़ करके जो है सो कि इसका उत्तर देना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। मैं पढ़ूंगा नहीं, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा इसका। तो देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन मुख्यतः पूछे गए हैं, ठीक है ना। तीनों क्वेश्चन को एक बार में हम पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 28.1 में कि जियारत से क्या अभिप्राय है, ठीक है ना, तो जियारत के बारे में बताना है। दूसरा है कि जहां आरा ने तीर्थ यात्रा के दौरान किन नियमों का पालन किया। और तीसरा 28.3 में कि जहां आरा द्वारा दरगाह के दर्शन का वर्णन कीजिए। तीनों क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का आंसर आप अपनी स्क्रीन पर ये देखिए। तो 28वें क्वेश्चन का 28.1 देखिए क्या है इसका आंसर कि मुसलमानों में किसी महापुरुष अथवा किसी पवित्र स्थान के दर्शन की जाने वाली यात्रा, ठीक है ना। तो ये होगा 28.1 का आंसर। 28.2 का जो आंसर है आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों। 28.2 में आप लिख सकते हैं कि जहां आरा इस बात के लिए वायद स्पष्ट थी कि हर रोज़ और हर मुकाम पर मैं 2 बार की अख्तियारी नमाज अदा करेगी, मतलब ये हर रोज़ 2 बार जो है सो कि अख्तियारी नमाज जो है सो कि अदा करेगी, ये पूरा उसका फिक्स था। और वो रात को बाघ के चमड़े पर नहीं सोएगी, ठीक है ना। और साथ ही साथ अपने मुकद्दर दरगाह की तरफ नहीं फैलाएगी, मतलब जो अपना पैर है वो मुकद्दर दरगाह की तरफ नहीं फैलाएगी और ना ही उस तरफ अपनी पीठ करेगी। तो ये 28.2 का आपका आंसर होगा। 28.3 के अंदर कुछ इस तरह से मैंने पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर दिया आपका। क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं आंसर बता रहा हूँ आपको। पहला पॉइंट आएगा इसका कि गुंबद के भीतर रोशनी से भरी दरगाह में उसने मजार के चारों ओर जो है सो कि 7 फेरे लिए। फिर है आपका कि आखिर उसने अपने हाथों से मुकद्दर दरगाह पर उसने सबसे उम्दा इत्र छिड़का, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि गुलाबी दुपट्टा जो उसके सिर पर था वह उसे उतार चुकी थी, इसीलिए उसने उसे मुकद्दर मजार के ऊपर रखा, ठीक है। तो 28.3 के अंदर आप ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर सकते थे। आगे चलते हैं बच्चों, 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। तो जो 29वां क्वेश्चन है वो भी आपका गांधी वाले चैप्टर से लिया गया है, ठीक है ना, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। ये आपका गोलमेज सम्मेलन वगैरह पृथक निर्वाचिका के बारे में थोड़ा सा वही है, रिलेटेड है 15वें चैप्टर और 13वें चैप्टर के बीच में, ठीक है। तो ये भी आपका वही है, मतलब इस को पढ़ना है और उत्तर देना है आपको। तो पैराग्राफ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा आपको इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बेसिकली। 29.1 में देखिए क्या पूछा है हमसे कि पृथक निर्वाचिका के खिलाफ गांधी जी का मुख्य तर्क क्या था। और दूसरा 29.2 में पूछा है कि पृथक निर्वाचिका के स्थान पर गांधी जी ने क्या सुझाव दिए। और 29.3 में पूछा है कि क्या पृथक निर्वाचिका की समस्या को खत्म किया जाना चाहिए। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क देना है आपको। तो इन तीनों का आंसर देख लेते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम 29.1 में देखते हैं क्या बोला था हमसे। तो उसका आंसर देखिए, क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया।
आंसर देखिए कि गांधी जी का कहना था कि समाज की मुख्य धारा में उनका एकीकरण नहीं हो पाएगा और वह सभी हिंदुओं से हमेशा के लिए अलग रह जाएंगे। तो पहले का 29.1 का आंसर ये होगा आपका। 29.2 का जो आंसर होगा आपका वो ये होगा कि अस्पृश्यता का विनाश किए जाए और जब आप यह लक्ष्य प्राप्त कर ले तो एक रियल श्रेष्ठ वर्ग द्वारा एक कमतर वर्ग पर छाप दी जाए और यह अवैध व्यवस्था भी समाप्त हो जाए। तो 29.2 का आंसर ये होगा आपका। और 29.3 की बात करेंगे हम लोग, पृथक निर्वाचिका की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वही बातें आ जाएंगी आपकी कि इस अवैध प्रथा को नष्ट कर देंगे तो किसी को पृथक निर्वाचिका की आवश्यकता ही कहाँ रह जाएगी, ये गांधी जी का कहना है, ठीक है। और साथ ही साथ पृथक निर्वाचिका का अंत होना ही चाहिए क्योंकि इससे समाज में हिंसा फैलती है। तो ये था आपका 29वां क्वेश्चन बच्चों। आगे चलते हैं, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो 29वें क्वेश्चन के बाद आता है बच्चों आपका खंड च यानी कि आपका सेक्शन F आ जाएगा। ये मैप वर्क है, तो मैप वर्क जो है सो कि आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ये मैप कर सकते हैं। सिंपल से क्वेश्चन आए थे, जैसे बनावली के बारे में पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता का एक विशाल पूरा स्थल बताना है। इसके अंदर अथवा में पूछा है कि हड़प्पा कहाँ है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। उसके बाद कालीबंगन के बारे में पूछ रखा है, हड़प्पा का एक पूरा स्थल बताना है आपको। इसी में अथवा में लोथल हो गया आपका, धोलावीरा हो गया। तो मैप तो बच्चे फाड़ के लगा ही देते हैं, तो मैं आपको जो है सो कि ये सारा क्वेश्चन आसानी है, वैसे हड़प्पा से आया आपका, ठीक है। तो ये था आपका। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। आज के लिए इतना है बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।